ये चौथा चैप्टर शुरू किया था, हमने बताया था कि ये 3 मार्क्स का है और गौर करना ये तीनों मार्क्स एक एक नंबर के होते हैं, अर्थात छोटा प्रश्न आता है, इसलिए इसकी एक एक लाइन पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। और इसका नाम है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। इसमें से मैंने कल थोड़ा सा भूमिका बता दी थी कि क्या क्या होता है और प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। हम प्रतिदिन 24 घंटे 7 दिन, ठीक है, बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, अच्छी जगह जाते हैं, बुरी जगह जाते हैं, गंदी जगह भी होती है, साफ जगह होती है, तो वहाँ वायु में, जल में, मिट्टी में कई जगह जो है बैक्टीरिया या अन्य रोग कारक होते हैं। लेकिन हम इतना होने पर भी रोज बीमार नहीं पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि हम प्रतिदिन लाखों कीटाणु या रोगाणु के संपर्क में आने पर भी बीमारी होते हैं। इसका मतलब हमारे शरीर में उन रोगाणु से लड़ने की क्षमता से नाम है प्रतिरक्षा, और जिसके कारण हमारे शरीर में ये रक्त में, लसिका में, अस्थि मज्जा में, प्लीहा में जो है और अन्य करोड़ों कोशिका होती है जो हमें इस शरीर को बनाती हैं। प्रतिरक्षा में आजकल 2 प्रकार की होती है। एक बताया था हमने जन्मजात प्रतिरक्षा, बायबोर्न नेचुरल, ठीक है, इननेट, और दूसरा बताया था उपार्जित प्रतिरक्षा अर्थात एक्वायर्ड। ये जन्म के बाद प्राप्त होता है, ये हमारे जन्म से होती है, और ये जन्मजात का कोई विशेष या स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल है। ये हर किसी रोगाणु के बारे में सिर्फ बाधा बताता है, शरीर में आने से रोकता है, उनके लिए किसी कोई विशेष तरीका नहीं अपनाता, एक ही तरीका है सिंपल सा, चेक करो शरीर में आने मत दो। तो इसमें हमने कहा कि जन्मजात प्रतिरक्षा अवरोध या बाधाएं या बैरियर खड़ी करती हैं, और जो हमने 4 प्रकार की बताई थी। नंबर 1 शारीरिक अवरोध, नंबर 2 रासायनिक अवरोध, नंबर 3 कोशिकीय अवरोध, और नंबर 4 था ज्वर आना, बुखार आना या शोथ या सूजन आना। ये सब हमने कल कर ली थी। फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, फीवर या इन्फ्लेमेशन, सूजन। अब दूसरा जो है उपार्जित प्रतिरक्षा, वो जन्म के बाद जब हमें कोई संक्रमण होता है, जब कोई रोगाणु, कोई कीटाणु, चाहे वो हैजा, टीबी, टिटनेस, टाइफाइड, किसी का जो जब शरीर में प्रवेश करता है उसे हम कहते हैं संक्रमण होना। और उस संक्रमण के बाद हमारा शरीर उसके खिलाफ प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, उसे लड़ता है और उसको नष्ट कर देता है, उसे कहते हैं उपार्जित। और ये जो शरीर में जिस प्रकार का संक्रमण हो केवल उसी के खिलाफ होता है। आपने गौर किया होगा कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसका टीके शुरू हो जाते हैं, कोई 1 महीने बाद, कोई 1.5 महीने बाद, कोई 3 महीने बाद, कोई साल में 3, ठीक है, और कोई 5 साल तक उसको एक टीका लगाते रहते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि भविष्य में वो इन रोगाणु के संपर्क में आएगा, तो हम जानबूझकर जो टीके के रूप में रोगाणु को ही शरीर में डालते हैं ताकि उसे परिचित कराया जाए और उसका शरीर जो है उसे लड़ने की क्षमता प्राप्त कर ले, एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षा का निर्माण कर ले, जो कि उस प्रतिजन या बाह्य पदार्थ को नष्ट करता है। इसके अंदर हमने बताया था ये 2 तरह का होता है। एक नाम बताया था हमने सक्रिय प्रतिरक्षा और एक बताया था निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ये मैं कल का ही रिपीट कर रहा हूँ, एक्टिव और इनएक्टिव, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज गेट बाय द बॉडी आफ्टर बर्थ व्हेन एनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन आवर बॉडी गेट, देन आवर बॉडी मेक्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग agent and kill it. It means that is called acquired. It is of 2 types. Number 1 active and number 2 passive. ठीक है, तो सक्रिय प्रतिरक्षा में जब हमारे शरीर में कोई बाह्य प्रतिजन अंदर आ जाता है, ध्यान रखें, इसको हम प्रतिजन कहते हैं, बाहरी पदार्थ कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। बाहरी पदार्थ हो या रोगाणु, कोई भी पदार्थ जो शरीर का नहीं है, सूक्ष्म हो या बड़ा हो, उसको प्रतिजन कहते हैं, बाहरी पदार्थ कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। जरूरी नहीं वो जीवित हो, उसके द्वारा बनाया गया कोई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा या न्यूक्लियर जो भी है, वो जब शरीर में जाता है उसे हम एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। यानी संक्रमण हो गया तो हमारा शरीर उसके खिलाफ सक्रिय होता है और क्या बनाता है? प्रतिरक्षी बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, और वह प्रतिरक्षी उस विशेष
प्रतिजन को निष्क्रिय कर देता है, नष्ट कर देता है। शरीर स्वयं भाग लेना है, सक्रिय प्रसव है। हमने इसमें कल आपको दो चीज थी, एक प्राथमिक अनुक्रिया और द्वितीय अनुक्रिया। प्राथमिक में क्या होता है कि शरीर में पहली बार शरीर को पहचान नहीं पाता है, वो समय लगता है, 2-4 दिन लग जाते हैं, इसमें हम बीमार हो सकते हैं, छींक आ सकती है, खांसी होती है, सर दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, आंखों से या नाक से पानी आ सकता है, यानी कि और अंत जो करता है शरीर उसको मार देता है। ठीक है। और दूसरी प्रक्रिया जो है वो है द्वितीय अनुक्रिया। उस द्वितीय अनुक्रिया में पहले प्राथमिक अनुक्रिया के बाद जो पथरक्षी है वो शरीर में बने रहते हैं, और जब वही रोगाणु दोबारा आता है तो वे हमारे पथरक्षी को तुरंत पहचान लेते हैं, नष्ट करते हैं, हमको पता भी नहीं चलता कि ऐसा हो गया है। और निष्क्रिय में हमने बताया जब शरीर में बाहर से बने बनाए प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी, ध्यान एंटीबॉडी भी कहते हैं इनको और प्रतिरक्षी कहते हैं, या अंग्रेजी नाम है हिंदी नाम है, बाहर से दिए जाते हैं, क्योंकि शरीर इतनी तेजी से प्रतिरक्षी नहीं बना पाता है, और हम यदि इंतजार करते हैं तो डेथ या मृत्यु हो सकती है, इसलिए बाहर से बने बनाए प्रतिरक्षी ले जाते हैं और वो उसको नष्ट करते हैं, इसी कहते हैं निष्क्रिय। इसमें हमारे शरीर ने कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। आज हम बात करेंगे दो शब्दों की, एक का नाम है प्रतिजन या एंटीजन, प्रतिजन या एंटीजन, और दूसरा शब्द है हमारा प्रतिरक्षी। दूसरा शब्द है प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। ध्यान सुना, प्रतिजन, एंटीजन, प्रतिरक्षी और एंटीबॉडी। तो ये जो प्रतिजन क्या होता है, व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन प्रतिजन वह बाहरी पदार्थ है, ध्यान से सुनना, यह बाहरी पदार्थ है, फॉरेन पार्टिकल है, हमारे शरीर का अंश नहीं है, ये बाहरी पदार्थ है, और ये जीवित या मृत हो सकता है, जीवित या मृत हो सकता है। ठीक है। या अगर जीवित नहीं है तो जीवित के द्वारा बनाया कोई उपापचयी पदार्थ होता है। ठीक है। और जैसे ही यह प्रतिजन जो बाहरी पदार्थ है वो रोगाणु हो सकता है, कीटाणु हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, जैसे आजकल चल रहा है कोरोना, वो भी क्या है, एंटीजन है। ठीक है। तो प्रतिजन वो बाहरी पदार्थ या रोगाणु या जीवाणु या विषाणु, जीवित या मृत या उसके द्वारा बनाया उपापचयी पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारे शरीर के बी लिम्फोसाइट या बी लसिका कोशिका, ध्यान से समझना, बी लसिका कोशिका, तो इसको लसिका कहते हैं लिम्फोसाइट। भाई वह बाहरी पदार्थ जो शरीर का अंश नहीं है, सूक्ष्म है, एक कोषीय हो सकता है, ठीक है, जीवित हो सकता है, मृत हो सकता है, जीवाणु, रोगाणु, विषाणु कोई हो सकता है। जब वो शरीर में प्रवेश करता है तो वह हमारे शरीर में जो बी लसिका कोशिका या बी लिम्फोसाइट है उसको क्या करता है, वह प्लाज्मा कोशिका में बदलने के लिए प्रेरित करता है। यानी जैसे वो शरीर में आता है बी लसिका कोशिका से इंटरेक्ट करता है, उनसे मिलता है, तो बी लसिका कोशिकाएं तेजी से प्लाज्मा कोशिकाएं बनाती है। उसकी प्रेरणा से ही बनाया है, अगर वो नहीं आता तो शायद बी लसिका कोशिका ये नहीं बनाती। तो वो बाहरी पदार्थ का प्रतिजन शरीर में प्रवेश करने के बाद बी लसिका कोशिकाओं को प्लाज्मा कोशिकाओं में बदलने के लिए प्रेरित करता है, और फिर ये प्लाज्मा कोशिकाएं क्या बनाती हैं, एंटीबॉडी अर्थात प्रतिरक्षी बनाते हैं। एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी भी कहते हैं, बनाते हैं, और ये प्रतिरक्षी उस विशेष प्रतिजन से क्या करती हैं, क्रिया करती हैं। ये प्रतिजन था ना, तो समझ आएगा, प्रतिजन वो बाहरी पदार्थ या रोगाणु, वो जीवित या मृत या उसके द्वारा कोई बना हुआ पदार्थ, ठीक है, जीवाणु शब्द है, वो जो शरीर में उसको प्रतिजन या एंटीजन कहते हैं। और बहुत शरीर में जाने के बाद बी लसिका कोशिका या लिम्फोसाइट्स को क्या करता है, प्रेरित करता है। उसकी प्रेरणा से बी से प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, और प्लाज्मा कोशिकाएं उस प्रतिजन के खिलाफ एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी बनाते हैं, और प्रतिरक्षी जो है उस विशेष प्रतिजन को निष्क्रिय करके नष्ट करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए इसके द्वारा ही हमारे शरीर में बने हैं, अगर ये नहीं आता तो शायद ये नहीं बनती। तो एंटीजन इज ए फॉरेन पार्टिकल, दिस इज नॉट अ पार्ट
virus, when this antigen it enters in our body, it reacts with the B lymphocytes of our body. Then B lymphocyte makes the produce plasma cells, and these plasma cells produce antibody. These antibody react with that antigen and kill them. उसके बाद और सुनो, प्रतिदिन इतना ही है। आमतौर पर प्रतिदिन का जो आणविक भार होता है, मॉलिक्यूलर वेट आणविक भार होता है, वो लगभग 6000 डाल्टन के या उससे भी अधिक हो सकता है, क्या कहते हैं? प्रतिदिन वो भारी पदार्थ है, वह जीवित हो सकता है, मृत हो सकता है, ठीक है, और वो शरीर उसका आणविक भार कम से कम 6000 डाल्टन, क्योंकि आणविक भार को आजकल डाल्टन में नापा जाता है, 6000 डाल्टन या उससे अधिक हो सकता है। इसके अलावा वह अगर कोई जीवित चीज नहीं है, ठीक है, उसके द्वारा बना हुआ कोई प्रोटीन हो सकता है, उसके द्वारा बना हुआ कोई पॉलीसेकेराइड यानी कि शर्करा पॉलीसेकेराइड हो सकता है, या फिर वसा हो सकता है जिसको हम लिपिड कहते हैं, वसा लिपिड्स, या फिर न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल में आपको पता होना चाहिए DNA और RNA में से कोई एक हो सकता है। या कभी कभी हमारे शरीर की कोशिका, हम कहते हैं वो बाहरी पदार्थ है, लेकिन कभी कभी हमारे शरीर की कोशिकाएं, विशेषकर कैंसर ग्रस्त, अगर किसी को कैंसर है तो कैंसर ग्रस्त कोशिका, या कोई विषाणु से होने वाले लोगों में विषाणुग्रस्त कोशिका, जैसे एड्स वाला रोग भी है विषाणु, तो कैंसर ग्रस्त कोशिका या विषाणुग्रस्त कोशिका भी हमारे लिए प्रतिजन का कार्य करते हैं। ये हमारे शरीर के हैं और बाकी बाहर है। तो जैसे बता दो, प्रतिजन या एंटीजन इज एन फॉरेन पार्टिकल, मोस्टली द molecular weight of that antigen must be 6000 Dalton and more than that. Okay? If or it may be the chemical such as protein, polysaccharides, fats or lipids or nucleic acid, either DNA or RNA. It may be the cells of our body which are already carcinogenous and viruses. They may be. Next, जब भी कोई प्रतिजन शरीर में प्रवेश करता है, तो आपको पता है हमारे शरीर में 2 प्रकार के प्रतिरक्षी है, एक का नाम है जन्मजात और एक का नाम है उपार्जित। यह विशिष्ट नहीं है, यह सामान्य प्रकार का है, ठीक है, और ये एक प्रकार का विशिष्ट या अनुकूली होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब प्रतिजन शरीर में प्रवेश होता है, उसका सामना किससे होता है? हमारे जन्मजात प्रतिरक्षा से होता है। जन्मजात प्रतिरक्षा उसके मार्ग में बाधा खड़ी करती है, और वो खड़ी करती है चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो रासायनिक हो, चाहे वो कोशिकीय हो, ज्वर हो, सूजन हो, बुखार हो, ये ठीक है। और उसके बाद जब वह जन्मजात प्रतिरक्षा को रोक नहीं पाती है, तब वह अंदर जाता है और उपार्जित प्रतिरक्षा से उसका सामना होता है। पहले किससे होता है? जन्मजात, क्योंकि ये संतरी है, गेट पर है, ये इसको रोकेगा, नहीं रुका तो शरीर में जाने बाद इसका सामना होता है। तो जब भी कोई प्रतिजन एंटीजन, व्हेन एन एंटीजन एंटर्स आवर बॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट फेस टू द इनेट और नेचुरल इम्यूनिटी, और आफ्टर दैट when the innate or natural immunity cannot stop that, then it face with the acquired immunity. अगली बात है, अभी हमने कहा था कि वो प्रतिजन प्रोटीन हो सकता है, पॉलीसेकेराइड हो सकता है, उसके अलावा लिपिड हो सकते हैं, या न्यूक्लिक अम्ल हो सकता है जिसमें DNA और RNA आते हैं, होते हैं। ये कोई भी हो सकता है, या वो लिविंग बीइंग हो, बैक्टीरिया, वायरस हो, या उसके द्वारा बना हुआ प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स या न्यूक्लिक अम्ल हो। इनमें से सारे क्या है? एंटीजन या जो बाहर से आने वाले प्रतिजन है, ठीक है। उसमें से प्रोटीन को छोड़कर जैसे पॉलीसेकेराइड, शर्कराएं, लिपिड्स यानी कि वसाएं, न्यूक्लिक अम्ल यानी कि DNA और RNA, ये भी हमारे प्रतिरक्षा से
हमारा शरीर क्या करता है, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। अब नेक्स्ट देखो आगे इसी में एक प्रतिजन या एक एंटीजन, एक प्रतिजन या एंटीजन जो है वह संपूर्ण रूप में, माना यह एंटीजन है, माना यह एक प्रतिजन या एंटीजन है, ठीक है, और यह संपूर्ण शरीर के रूप में हमारे एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा से क्रिया नहीं करता, बल्कि इसमें इसकी जो बाह्य सतह है, इसमें जो प्रोटीन वाला है, इसमें कुछ विशेष स्थान होते हैं। कैसे? एक स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, छठा स्थान, ऐसे। यानी कि एक प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में, संपूर्ण शरीर के रूप में हमारे प्रतिरक्षी से या एंटीबॉडी से क्रिया नहीं करता, बल्कि उस प्रतिजन की बाह्य सतह पर कुछ विशेष स्थान होते हैं, विशेष स्थान होते हैं जिन्हें एंटीजनी निर्धारक, एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप कहते हैं। ध्यान से सुनना, कोई भी प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में सीधे सीधे प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता, बल्कि उस प्रतिजन के बाह्य सतह पर कुछ विशिष्ट स्थान होते हैं, स्पेशल साइट्स, उन्हें एंटीजनी निर्धारक, एंटीजनी डिटरमिनेंट या एपिटोप कहते हैं, एपिटोप कहते हैं। ये अगर जो प्रोटीन प्रकृति का है तो ये एपिटोप में जो प्रोटीन होगा उसमें 6 से 8 एमिनो अम्ल, आपने सुना होगा कि प्रोटीन किससे बनता है, एमिनो अम्ल से, तो इसमें 6 से लेकर 8 एमिनो अम्ल की श्रृंखला पाई जाती है। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6, एक श्रृंखला 1 2 3 4 5 है, दूसरी श्रृंखला, तीसरी श्रृंखला, चौथी, पांचवी, छठी, इन्हीं को कहते हैं एंटीजनी निर्धारक। जैसे मैंने अभी 6 बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 एंटीजनी निर्धारक हैं या एपिटोप हैं, और प्रत्येक एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप में 6 से लेकर 8 एमिनो अम्ल की एक श्रृंखला होती है। इन्हीं से वो हमारे एंटीबॉडी से जुड़ता है, इस स्थान से नहीं जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। इसलिए इन संख्या को ही क्या कहते हैं, एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप कहते हैं, ठीक है। किसी किसी में इनकी संख्या 2, किसी में 5, किसी में 15, किसी में 20, यहाँ तक कि कुछ जीवाणु में तो ये संख्या 100 भी हो सकती है, और इनकी इन संख्या को ही एंटीजन की संयोजकता कहते हैं, एंटीजन की संयोजकता कहते हैं। मैं समझ रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। फिर से बता दूँ कि प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में हमारे शरीर में एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता, बल्कि प्रतिजन के शरीर में कुछ विशिष्ट स्थान ऐसे होते हैं जिनसे वो हमारे प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, उन्हें एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप कहते हैं। और ये जो प्रोटीन प्रकृति का है उसमें 6 से लेकर 8 एमिनो अम्ल की श्रृंखला होती है, जैसे एक श्रृंखला, दूसरी श्रृंखला, तीसरी, और इनकी संख्या को ही उस एंटीजन या प्रतिजन की संयोजकता कहते हैं। इन्हीं स्थानों से वो प्रतिरक्षी से रिएक्शन करता है, क्रिया करता है। ये चीज हो एंटीजन एज ए होल, और मॉलिक्यूल डज नॉट रिएक्ट विथ एंटीबॉडी। एंटीजन एज ए होल मॉलिक्यूल डज नॉट रिएक्ट विथ एंटीबॉडी, बट सम प्लेसेस इन द एंटीजन which are interact, which are react with antibody, these spaces or these places are called antigenic determinant, antigenic determinant or epitope. You can say antigenic determinant or epitope. If the antigen is proteinous in nature, these antigenic determinants have 6 to 8 amino acid chain, 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6 या 8 तक हो सकते हैं। This chain may be from 6 to 8 amino acids. Okay? The number of antigenic determinant or epitope is called the valency of that particular antigen. Okay? The number of antigenic determinant in different antigen may be different. Such as in a
They may be 2, they may be 5, 15, 20, 50, 70, 90, 80. But in some bacteria, the number of antigenic determinant or valency may be 100. May be 100. Next है, जब कोई एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो आगे क्या क्रिया होती है? तो वो क्रिया 4 चरणों में ए, बी, सी और डी, यानी कि प्रतिजन के शरीर में प्रवेश करने के बाद, शरीर में प्रवेश करने के बाद क्या प्रक्रिया होती है? सबसे पहले हमारा शरीर उसको पहचानता है कि यह अंतर्निहित यानी शरीर के अंदर का है या अथवा बाह्य प्रतिजन है। शरीर का पहला काम है कि वो जो प्रतिजन शरीर में आया है तो प्रतिजन के अंतर इंडिजिनस शरीर के अंदर का है या बाहर से आया हुआ है, यानी इस बात का निर्धारण करेगा कि वो जो अंश चाहे वो जीवित हो, उसका कोई प्रोटीन हो, कोई भी हो, वो शरीर के अंदर का अंश है या बाहर का है। ठीक है, अब जब इस बात का निर्धारण हो चुका होता है कि वो शरीर के अंदर का है या बाहर है, यदि बल्कि अंदर का नहीं है वो बाहर का है, इसका मतलब खतरा है। ठीक है, तो जो बाह्य प्रजनन होने पर वह क्या करता है, हमारे शरीर की जो बी लसिका कोशिका या बी लिम्फोसाइट होती है वे क्या करती हैं, उसके संरचना के अनुसार प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। प्लाज्मा सेल हमने शुरू में बताया था कि एंटीजन हमारे शरीर में आकर बी लसिका कोशिका को प्लाज्मा कोशिका बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सबसे पहले इस बात का निर्धारण होता है, ये तय किया जाता है कि जो एंटीजन आया है वो अंदर का है या बाहर का, पहचानते हैं। अंदर का तो कुछ नहीं होता, ठीक है, और यदि बाहर का है उसको मारना जरूरी है, नष्ट करना जरूरी है। तो उसके लिए बी लसिका कोशिकाएं प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करती है। फिर तीसरे चरण में प्लाज्मा कोशिकाएं ये जो बनी है, प्लाज्मा कोशिकाएं उस एंटीजन की जो पहचान लिए गए उसकी संरचना के अनुसार, एंटीजन या प्रतिजन की संरचना के अनुसार, प्रतिजन की संरचना के अनुसार प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, कितना बड़ा है, कितने उसमें एंटीजन निर्धारक है या एपिटोप है। ठीक है, और लास्ट में जो है ये प्रतिरक्षी उस प्रतिजन से अंतःक्रिया करता है। प्रतिजन प्रतिरक्षी अंतःक्रिया, प्रतिजन प्रतिरक्षी अंतःक्रिया जिसे कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन करते हैं और अंततः प्रतिरक्षी उसे उदासीन कर देता है अर्थात नष्ट करता है। इस प्रकार किसी प्रतिजन के शरीर में प्रवेश करने के बाद होने वाली घटना का क्रमबद्ध विवरण है वो है सबसे पहले एंटीजन की पहचान, वो अंदर का है या बाहर का है। अंदर का है छोड़ देते हैं, कोई गड़बड़ नहीं करेगा, बाहर का है पहचाने में बाहर का है। फिर वो बाह्य प्रतिजन के खिलाफ बी लसिका कोशिका प्लाज्मा कोशिका का निर्माण करती है। प्लाज्मा कोशिकाएं उस प्रतिजन की संरचना के अनुसार, उसके साइज के अनुसार प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं और फिर वह प्रतिरक्षी उस प्रतिजन से अंतःक्रिया करता है, इंटरेक्ट करता है, अंततः उसको नष्ट करता है और शरीर को रोगी होने से बचाता है। In this video, when an antigen enters your body, the chain of reaction are held in a sequence. There are four reactions. First of all, it is necessary to identify that the antigen is indigenous or exotic. यानी it may be our bodies or extra bodies, out of the bodies. If it is our body's part, no reaction. If it is out of the body, then B lymphocytes activates and produce plasma cells. These plasma cells produce antibodies according to the shape and size of the antigen. And then this antibody reacts with antigen and neutralize them. It means kill the antigen. Number 2,
सेकंड वर्ड लिया था हमने एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी हिंदी में और अंग्रेजी में कहते हैं एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी होने का वे पदार्थ होते हैं जो प्रतिजन की क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, यानी कि बिना प्रतिजन जब तक प्रतिजन शरीर में नहीं जाएगा प्रतिरक्षी नहीं बनते। और ये क्या होते हैं? ये दरअसल होते हैं गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। एक प्रकार के प्रोटीन है प्रतिरक्षी, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। और वो प्रोटीन कौन सा होता है? ग्लोबुलिन प्रकार का होता है। और ग्लोबुलिन में भी 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो जो गामा ग्लोबुलिन प्रकार के प्रोटीन होते हैं, गामा ग्लोबुलिन प्रकार के होते हैं, इसलिए इनको प्रतिरक्षी कहते हैं। और ये मुख्यतः शरीर में हमारे रक्त में या लसिका में पाए जाते हैं और पूरे शरीर में भ्रमण करते रहते हैं। जैसे सुना कि प्रतिरक्षी एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि गामा ग्लोबुलिन होते हैं। गामा ग्लोबुलिन होते हैं, इसलिए इनको पता क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। और शॉर्ट में कहते हैं आईजी, आईजी कहते हैं। और ये हमारे शरीर में रक्त और लसिका में भ्रमण करते रहते हैं और एंटीजन या प्रतिरक्षी की तलाश करते रहते हैं। और जैसे ही कोई एंटीजन या प्रतिरक्षी शरीर में बाहर से आता है, इनको मिल जाता है, ये तुरंत उसे अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और उसको निष्क्रिय कर देते हैं, अर्थात नष्ट कर देते हैं। निष्क्रिय करते हैं और नष्ट कर देते हैं। ये भी है जैसे अभी कहा था कि प्रतिजन हमारे शरीर प्रतिरक्षी पूरी तरह से नहीं करता, कुछ भाग के रहता है। यहाँ पर भी ऐसे है कि प्रतिरक्षी भी, एक प्रतिरक्षी संपूर्ण रूप से प्रतिजन से क्रिया नहीं करता, बल्कि प्रतिरक्षी का कुछ भाग जो विशिष्ट होता है वही प्रतिजन से क्रिया करता है, प्रतिजन से जुड़ता है, उसको निष्क्रिय करता है, ठीक है। तो प्रतिरक्षी का कुछ भाग ही प्रतिजन से क्रिया करता है। प्रतिरक्षी के उस भाग को पैराटो कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराटो। या तो हमने कुछ समय पहले बताया था कि प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता, बल्कि उसमें बाहर पर कुछ विशेष स्थान पाए जाते हैं जिन्हें एंटीजन निर्धारक या एपिटोप कहते हैं। उसी प्रकार प्रतिरक्षी का भी कुछ ही भाग प्रतिजन से क्रिया करता है, जिसे पैराटो कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराटो कहते हैं। और इंग्लिश मीडियम, व्हाट इज एंटीबॉडी? एंटीबॉडी आर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन which are called gamma globulin, gamma globulin, ठीक है। These are found in blood, lymph and other body fluids, यानी शरीर में रक्त, लसिका और अन्य देह तरल हैं। They are continuously moving in the body and try to find out the antigens, and if they find the antigens, they inactivate that and kill them. These are called immunoglobulin. In brief, immunoglobulin, it is called Ig. It is called Ig. Yeah. Like the antigens, the antibody also, as a whole molecule, does not react with any antigen. Once I repeat, like antigen, antibody also, as a whole molecule, do not react with antigen, but some part of antigen react with some part of antibody react with antigen. That part of antibody is called paratope. There are 5 types of antibody. There are 5 types of antibody. 5 types of antibody in our body. They are called number 1 IgA, number 2 IgM, number 3 IgG, number 4 IgD, and number 5 IgE. Ig means immunoglobulin. Ig, I for immuno and G for globulin. That is the chemical structure.
A for alpha, M for mu, G for gamma, D for delta, and E for epsilon. So I think it is sufficient for today. Please read, write, and learn that, and subscribe our channel and push the bell icon. हिंदी वालों, इसकी जो प्रदर्शन कल बताएंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है और इसको अध्ययन करें और कोई समस्या